हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित, जिसका अध्याय की बात करें हम तो पहला इसका अध्याय है प्रमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में इसमें भी हम अगर बात करें इसकी अगर लेसन की तो आपका प्रश्नावली यहाँ से शुरू होता है 1.1 और इसकी हम पेज संख्या की बात करें तो पेज जो है आपका 19 है। यहाँ देख सकते हैं 19 से पहले जो भी चीज़ें इस किताब में दी हुई है शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा और शायद ही किसी यूट्यूबर ने आपको बताया हो इसके बारे में और या आपने क्लास में पढ़ा हो। तो हम आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ये आखिर इस 19 जो पेज दिया हुआ है यहाँ आपका लेसन यहाँ से शुरू होता है प्रश्नावली 1.1 19 से, और इसके पहले जो भी चीज़ें दी हुई हैं क्या आपने उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की है। हम आज के इस वीडियो में इन्हीं सभी चीज़ों का खुलासा करने वाले हैं कि आखिर इतने पेजों तक क्या इसमें दिया हुआ है, क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि संख्याओं का गुणधर्म। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है संवृत्त या संवरक नियम। तो संवृत्त या कहें हम संवरक, दोनों चीज़ें एक ही है, या हम संवृत्त के जगह पर संवरक या संवरक के जगह पर संवृत्त यूज कर सकते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में दिया है क्लोजर लॉ, ठीक ना। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के बाद पढ़ेंगे परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसके क्या गुणधर्म है, पूर्ण संख्या क्या गुणधर्म है और पूर्णांक संख्या का क्या गुणधर्म है, फिर परिमेय संख्या का क्या गुणधर्म है। इन सभी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो इन सबको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ आप नोट कर लीजिएगा। जो प्राकृत संख्या होती है वह जो गिनती की संख्या होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते बढ़ते अनंत तक चली जाएंगी संख्याएं, ये सभी क्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती हैं। लेकिन इन सभी प्राकृत संख्या में जीरो शामिल नहीं होता है। अगर हम जीरो को शामिल कर दें, जीरो को शामिल करते हैं तो संख्या क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। यदि इसमें देखिए प्राकृत संख्या में क्या है, जीरो नहीं है। अगर जीरो होता है तो इसको हम अब प्राकृत संख्या नहीं कहते, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्लियर हुआ आपको कि जिस संख्या में जीरो ना हो उसको कहेंगे प्राकृत संख्या, और प्राकृत ही संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर दें तो क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। फिर देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या में यहाँ देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि 1 2 यहाँ से शुरू हुआ है, 1 2 3 4, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे शुरू हुआ है, और इसमें क्या शामिल किया गया है, जीरो शामिल किया गया है। यानी हम कहें कि इसमें पूर्ण संख्या भी है। यहाँ से देखेंगे तो प्राकृत संख्या अगर यहाँ से काउंट करना शुरू करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो इधर दाहिने की तरफ जो संख्याएं हैं सभी क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि इन्हीं सभी संख्याओं के सामने हम अगर माइनस लगा देते हैं और सबकी एक समूह बना दें तो ये सभी समूह क्या कहलाएंगी, सभी समूह पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक ना। और पूर्णांक संख्या जो है इसको हम कहीं भी इधर बढ़ा सकते हैं बाएँ की तरफ, और इसको दाहिने की तरफ भी कहीं भी कितना भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। यानी हम कहें कि बट्टा, जैसे आपने बट्टा पढ़ा होगा, 5 बट्टा हम लिख दिए 4, ठीक ना, या लिख दिए 3/7, ये सब क्या है, बट्टा के रूप में है, P/Q के रूप में है। यानी P देखिए ऊपर है और Q क्या है, नीचे है। सेम इसी के जैसा क्या है, 5 ऊपर और 4 नीचे, यहाँ 3 ऊपर और 7 नीचे है। और यहाँ पर एक शर्त क्या है कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। यानी यहाँ पर कोई ना कोई पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक क्या है, देखिए पूर्णांक संख्या ये है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन एक शर्त देखिएगा, P और Q के लिए बोला है कि पूर्णांक होना चाहिए, तो P Q तो पूर्णांक है। यहाँ हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, -5 रख सकते हैं, -4 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे देखिएगा यहाँ पर एक शर्त और लिखा हुआ है कि Q जो है नॉट इक्वल टू 0। Q क्या है,
नॉट इक्वल 0, यानी हम p के जगह पर हम माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं, यहाँ 0 को भी रख सकते हैं। लेकिन जो नीचे जो है q, जिसको हम हर कहते हैं, हाँ हिंदी में हर कहते हैं, इस जगह पर हम 0 को नहीं रख सकते हैं। बाकी सभी संख्याओं को रख सकते हैं, माइनस में रख सकते हैं, प्लस में रख सकते हैं, लेकिन इस 0 को हम यहाँ शामिल नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ये आपका परिमेय संख्या का क्या है, शर्त हुआ। पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, सबका हम क्या करेंगे, बारी बारी से संक्रिया करेंगे। अब संक्रिया का मतलब आप समझ लीजिए संक्रिया क्या है। तो संक्रिया है, संक्रिया के अंतर्गत आता है जोड़ आता है, घटाव आता है, गुणा आता है और भाग आता है। यानी जो भी हम संख्या लेंगे, सभी संख्याओं को एक बार हम जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, फिर हम गुणा करेंगे और भाग करेंगे, और देखेंगे क्या सभी संख्याएं समृद्ध है या नहीं, और क्या हम जोड़ किए तो समृद्ध हुआ, क्या हमने माइनस किया तो समृद्ध हुआ, क्या हमने गुणा किया तो समृद्ध हुआ, क्या हमने भाग किया तो समृद्ध हुआ या नहीं हुआ। इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब समृद्ध का मतलब क्या हुआ, समृद्ध भी एक नई शब्द आ गया आपके सामने कि क्या है समृद्ध। समृद्ध कब होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या और यहाँ भी पूर्ण संख्या, ऐसा आ गया तो हम क्या कहेंगे, इसको पूर्ण संख्या कहेंगे। अगर यहीं पर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ अगर माइनस आ जाता तो हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि समृद्ध संख्या समृद्ध नहीं है। किसकी, योग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। हम क्या किए, योग किए ना, जोड़े हैं, इसको कहेंगे योग, ठीक ना। अब देखते हैं कि पूर्ण ही संख्या लेंगे, हम सब जगह क्या लेंगे, पूर्ण संख्या लेंगे। हम सब जगह क्या लेंगे, हम सभी जगह पूर्ण संख्या लेंगे। पूर्ण संख्या लेंगे और उसका हम क्या करेंगे, पहले हम योग करेंगे, यानी जोड़ करेंगे, इसको कहते हैं योग करना, ठीक ना, योग। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको घटाव करेंगे, माइनस करेंगे, इसको कहते हैं घटाव, यहाँ ऋण करना, या इसी को देखिए किताबी भाषा में यहाँ पर दिया हुआ है। ये चीज़ आप सब देखते होंगे और आपको समझ में नहीं आता होगा कि क्या है व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाव करना। इसी चीज़ को यहाँ पर देखिए क्या क्या है, घटाव नहीं लिखा हुआ है कि आपको घटाना है कि क्या करना है, यहाँ व्यवकलन लिख दिया है। तो व्यवकलन का मतलब होता है आपको घटाना, ठीक ना, तो इसको कहते हैं व्यवकलन, ठीक ना, इसको कहते हैं व्यवकलन करना। और फिर गुणा को तो जानते ही हैं, गुणन, यहाँ लिख देगा क्या, गुणा को हम कर दिए गुणन, आपको किताब भाषा में लिखा हुआ है गुणन, ठीक ना। और भाग को ऐसे ही भाग लिखा हुआ है, भाग को भाग लिखा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को आप जान गए कि भाग लिखेगा तो हम भाग करेंगे, अगर व्याकरण लिखेगा तो हम किसको क्या करेंगे, घटाव करेंगे। योग तो जानते ही हैं कि योग करना है, यानी जोड़ना है, ठीक ना। और बारी बारी से सभी संख्याओं को हम लेंगे और इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का हम योग करेंगे, योग किया, देखिए 8 और 15 का योग किया, ये कौन सा संख्या है, पूर्ण संख्या। ये इसको हम पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं, इसको भी पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है कि पूर्ण संख्याएं हैं, यानी हम सभी को क्या मानते हैं, पूर्ण संख्या मानते हैं। अब बात करते हैं इसको हम क्यों नहीं माने, अभी इसको पूर्णांक क्यों नहीं माने। तो पूर्णांक इसलिए नहीं माने क्योंकि हम पूर्णांक के बारे में यहाँ जानने वाले हैं कि सबको हम पूर्णांक मानेंगे, इसको भी पूर्णांक मानेंगे। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ भी देखिए प्लस लिखा हुआ, प्लस लिखा है ना, इसमें प्लस में है, ये भी प्लस में है, यहाँ प्लस में है एक और एक माइनस में है, लेकिन यहाँ पूर्णांक लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या इसको सबको पूर्णांक मानते हैं और आगे इसको भी पूर्णांक ही मानेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल इसको हम पूर्णांक नहीं मानेंगे क्योंकि हम अभी पूर्ण संख्या का व्याकरण करना सीख रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या, यहाँ आ गया 23, तो क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी तो पूर्ण संख्या है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है। समृद्ध अभी मैंने बताया कि अगर कोई संख्या हम पूर्ण संख्या ले रहे हैं और उसका योग भी अगर पूर्ण संख्या आया तो हम क्या कहेंगे, उसको समृद्ध मानेंगे, ठीक ना। अब आते हैं व्याकरण पर। क्या व्याकरण दिया हुआ है ना, यानी घटाव करना है। तो देखिए यहाँ 6 है, यहाँ माइनस हम कर रहे हैं 4,
ठीक ना। ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, उसको हमने क्या किया, व्यवकलन किया यानी घटाव किया। घटाव किया तो क्या आया, अगर घटाए तो हम 2 आया। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, और 4 में से 5 जब घटाए हम, यानी हम क्या किए, व्यवकलन किए यानी घटाव किए। जब घटाव किया तो क्या आया, -1 आ गया। और -1 जब आ गया तो क्या, ये तो पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है। क्या ये पूर्ण संख्या है, ये तो पूर्ण संख्या नहीं, ये तो पूर्णांक संख्या हो गया। यानी हम अगर देखिए, अगर व्यवकलन कर रहे हैं यानी घटाव कर रहे हैं, तो कभी क्या आ रहा है, कभी आ जा रहा है पूर्ण संख्या, पूर्ण का पूर्ण ही आ जा रहा है, और कभी आ जा रहा है पूर्ण का पूर्णांक आ जा रहा है। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग कि पूर्ण संख्याएं जो है व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या जो है व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पूर्णांक आ गया, ये पूर्ण था, ये भी पूर्ण था, यहाँ क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। फिर गुणा में देख लेते हैं। गुणा में देखते हैं कि गुणा में हम क्या किए, ये क्या संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है, और इसको जब हम गुणा किए तो क्या आया, 0 आया। और 0 भी देखिए पूर्ण संख्या होता है। हमने अभी आपको दिखलाया लिख करके कि 0 क्या है, 0 यहाँ पूर्ण संख्या है, ठीक ना। तो यहाँ 1 देख लिए हमने, देखा यहाँ पूर्ण का पूर्ण ही आया। यहाँ फिर देखते हैं 3 है और यहाँ 5 है, और 3 और 5 में हमने गुणा किया, जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 15 आया। तो 15 क्या संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। यानी सब जो भी इसमें हम हल करें और सब के सब पूर्ण ही आ जाए, तब हम कहेंगे कि यह सम्मिलित है। अगर यहाँ पर कोई अंतर आ जाता है, यानी इसका जब योग करें और या इसका गुणा करें या इसका हम घटाव करें और वह कोई अन्य संख्या आ जाए, परमेय संख्या आ जाए या पूर्णांक संख्या आ जाए, अपरमेय संख्या आ जाए, तो हम क्या कहेंगे उसको कि सम्मिलित नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, ये भी पूर्ण, ये भी पूर्ण और ये भी पूर्ण, तो इससे यहाँ पर लिखेंगे कि पूर्ण संख्या जो है गुणन के अंतर्गत पर क्या है, सम्मिलित है, गुणन के अंतर्गत। यानी देखिए हम गुणा किए, यहाँ क्या किए थे, हमने व्यवकलन किया था, और यहाँ क्या किया था, हमने योग किया था, ठीक ना। सभी संख्या हमने क्या लिया, सब संख्या हमने पूर्णांक संख्या, सभी संख्या हमने क्या लिया, सभी संख्या हमने पूर्ण संख्या ही लिया था, ठीक ना। तो ऐसा है। फिर हम भाग करके देखेंगे। भाग करके जब देखते हैं तो क्या आता है, देखिए 4 में हम अगर 5 से भाग लगाते हैं तो इसको ऐसे, इसका क्या आएगा, 4/5 आएगा, ठीक ना। और फिर से क्या करेंगे, इसी पूर्ण को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ क्या हो गया, ये कौन सा संख्या है, पूर्ण संख्या है, और ये क्या है, पूर्ण संख्या है। और बताइए क्या 4/5 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या तो नहीं है, ये तो परमेय संख्या है, ठीक ना। परमेय संख्या के बारे में जाना भी कि वो क्या होता है, P/Q के रूप में होता है, यानी एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, ठीक ना, बीच में बटा देते हैं, तो वो होता है क्या, परमेय संख्या होता है। यहाँ देखिए ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, लेकिन इसका आंसर क्या आ गया, ये परमेय संख्या आ गया। इसलिए इसको लिखेंगे कि पूर्ण संख्या जो है भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। यानी यहाँ जिस समूह का यह था संख्या, वो समूह का नहीं आया, किसी दूसरे समूह का आ गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि सम्मिलित नहीं है। समझ में आ गया होगा। यहाँ देख एक बार और देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या का जब हमने योग निकाला, पूर्ण संख्या का क्या हमने योग निकाला, तो योग देखिए पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित हुआ, और जब हमने व्यवकलन किया यानी घटाव किया तो पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत क्या हुआ, सम्मिलित नहीं हुआ, ठीक ना, इतना याद रखिएगा। फिर जब हमने गुणा किया तो भी क्या आया कि पूर्ण संख्या जो है गुणा के अंतर्गत सम्मिलित आया, और भाग के अंतर्गत क्या आया, भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं आया। यानी एक बार आया आपका सम्मिलित, यानी जब हमने योग किया तो सम्मिलित आया, व्यवकलन किया यानी घटाव किया तो असम्मिलित आया, यानी हम कहेंगे सम्मिलित नहीं आया, और गुणा किए तो सम्मिलित आया, फिर भाग किए तो असम्मिलित आया, यानी सम्मिलित नहीं आया, ठीक ना। इतना क्लियर हो गया होगा। फिर यही प्रक्रिया हम सभी संख्याओं के साथ करेंगे, पूर्णांक संख्याओं के साथ भी करेंगे। पूर्णांक संख्या में भी हम योग करेंगे, ठीक ना, फिर हम घटाव करेंगे, फिर हम गुणा करेंगे, और फिर हम भाग करेंगे, और देखेंगे कि क्या हम सब संख्या पूर्णांक मानेंगे, इसको भी पूर्णांक मानेंगे, इसको भी पूर्णांक मानेंगे और इसको भी पूर्णांक मानेंगे। तो देखिए यहाँ -8 है और यहाँ क्या है, +5 है। जब हमने इसको योग किया तो -3 आया, तो यह क्या था, पूर्णांक संख्या था, यह भी पूर्णांक संख्या था, और यह भी पूर्णांक संख्या आया, यानी ठीक ना। तो ये सम्मिलित हो गया। यहाँ भी वही चीज़ है, यह माइनस में है, ये माइनस में है, यानी ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक। पूर्णांक आपने जाना, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जिस संख्या में
जिस प्राकृत संख्या में है, यहाँ अगर माइनस का निशान लगा करके प्राकृत संख्या और जीरो के साथ हम मिला करके एक साथ उसका समूह बना दें तो क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। तो यहाँ यही आ रहा है, यहाँ पर इस नियम का पालन कर रहा है। तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, तो हम इसको मानेंगे समृद्ध। यहाँ भी लिख दिया हुआ है। अतः पूर्णांक जो है पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध है। हमने जो किया तो सब सही आया, सबके सब पूर्णांक आ गए। फिर व्यवकलन जब हमने किया तो यहाँ देखिए क्या हुआ, इसके भी अंतर्गत क्या गया, व्यवकलन के अंतर्गत भी समृद्ध आया। आप एक एक करके देख लीजिएगा, सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अब कर नहीं रहे हैं इसलिए कि ज़्यादा समय लगेगा और लंबा वीडियो बन जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसका हल नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन जो हमने समझाया एक क्रिया सबके साथ आप कीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। गुणा भी हम करेंगे वैसे ही। देखिए यहाँ 5 है 18 है, इसको गुणा किया तो 90 आया। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ 5 है और यहाँ पर 8 माइनस में आया, और हम जब इसको गुणा किए तो क्या आया, -40 आया। ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या और ये भी पूर्णांक संख्या, सब पूर्णांक 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 मिल गया। यानी पूर्णांक जैसे ही मिला हम उसको करेंगे समृद्ध है। तो देखिए यहाँ लिख भी दिया है कि गुणा जो है गुणा के अंतर्गत, पूर्णांक जो है गुणा के अंतर्गत समृद्ध है। यहाँ भी लिखा है कि पूर्णांक संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। यानी हमने जब पूर्णांक संख्या को लिया ना तो योग किया तो भी समृद्ध आया, व्यवकलन किया यानी घटाव किया तो भी समृद्ध आया, गुणा किया तो भी हमने देखा कि समृद्ध आया, और जब हमने भाग किया तो समृद्ध नहीं आया। कैसे देखें, यहाँ 4/5 है, ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक। अब कहिएगा कि भाई यहाँ तो आपने इसको पूर्ण कहा, यहाँ पूर्ण कहा, और इसी चीज़ को यहाँ पर आप पूर्णांक कर रहे हैं। तो भाई देखिए ये 4 और 5 जो है ना पूर्ण संख्या के भी अंतर्गत आता है। देखिए 4 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 5 लिख सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ भी हम 5 लिख सकते हैं। तो 4 जो है 4 5 पूर्ण संख्या के भी साथ है और पूर्णांक संख्या के भी साथ है, ठीक ना। तो हमने इसलिए चेंज क्यों किया, फिर तो चेंज इसलिए किया कि यहाँ पर देखिए यहाँ हेडिंग में पूर्ण संख्या लिखा था, इसलिए हमने सबको इस यहाँ पे पूर्ण संख्या ही माना सबको, ठीक ना। अब यहाँ हेडिंग में पहले ही दे दिया है पूर्णांक संख्या, तो इसलिए हमने सबको क्या मान दिया, सबको मान दिया हमने पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना इतना। फिर देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के साथ भी आप ऐसे कीजिएगा, पहले योग कीजिएगा, दो संख्याओं को जोड़िएगा और लास्ट में देखिएगा क्या परिमेय संख्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और यहाँ क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया, ठीक ना। तो जब परिमेय संख्या क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ परिमेय को परिमेय में जब हम जोड़ रहे हैं तो परिमेय संख्या आ रहा है, कोई ना कोई परिमेय संख्या आ रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्या है, समृद्ध है। यहाँ समृद्ध लिखा हुआ है। यहाँ व्यवकलन जब हमने किया तो भी क्या आया, देखिए अगर हमने यहाँ परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाया तो कोई ना कोई परिमेय संख्या आया। यहाँ भी हमने परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाया। व्यवकलन का मतलब होता है घटाव, मैंने बता चुका है, बार बार बता रहा हूँ मैं कि आपको ये चीज़ें नया चीज़ है, आपको ध्यान में रहेगा, ठीक ना। तो भी यहाँ क्या आया, हम पा रहे हैं कि सभी की सभी परिमेय संख्या ही आ रहा है। तो यहाँ भी देखिए लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या जो है व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। यानी जब हमने योग किया तो भी परिमेय संख्या का हमने जब योग निकाला था ना तो सब उसका आंसर परिमेय ही आ रहा था, और जब हमने घटाया तो भी देखा कि उसका आंसर क्या आ रहा है, परिमेय संख्या ही आ रहा है। तो इसलिए दोनों में, योग में और व्यवकलन में भी समृद्ध और समृद्ध आ रहा है। अब गुणा करके देखते हैं, गुणा भी हम कर रहे हैं अगर, तो देखिए दो परिमेय संख्या है, यहाँ एक और यहाँ एक। जब हमने इसको गुणा किया, ठीक ना, गुणन का प्रक्रिया किया, संक्रिया किया, तो क्या आया, ये भी परिमेय संख्या आ गया। फिर यहाँ हमने गुणा किया, यहाँ गुणा किया, थोड़ा संख्याओं को थोड़ा अदल बदल कर रखा और गुणा किया तो क्या आया, यहाँ भी परिमेय संख्या आया। तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या है, गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, ठीक ना। फिर भाग में देख लेते हैं। भाग में हमने क्या किया, भाग में भी यहाँ एक संख्या लिया, एक यहाँ संख्या लिया और हमने भाग कर दिया। जब भाग किया तो इसका देखिए यहाँ पर भाग में आप जानते हैं कि भाग में क्या करते हैं, संख्याओं को जो लास्ट में होता है उसको हम परिमेय संख्या को पलट देते हैं, यानी बट्टा को पलट देते हैं। पलट के हमने जब उसको हल किया तो देखा कि ये भी परिमेय संख्या ही आया। तो इसमें भी क्या हुआ कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा तो भी परिमेय आया, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जब घटाया यानी व्यवकलन किया तो भी परिमेय आया, परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को गुणा किया तो भी परिमेय संख्या आया, परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को भाग दिया तो भी परिमेय संख्या आया। यानी हम जोड़ें, घटाव करें, गुणा करें या भाग करें, सब में सब क्या होगा, समृद्ध ही होगा, ठीक ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा।
यहाँ पे दिया हुआ है जो क्रम विनिमय, ठीक ना, क्रम विनिमय, साहचर्य नियम, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए कि यह वीडियो जो है बहुत लंबा जा रहा है और ज़्यादा लंबा होने के कारण आपको भी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, और इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको अलग अलग पार्ट में बांट करके बनाएंगे और आपको समझाएंगे और आप बढ़िया से समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके साथी हैं उनके साथ ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और साझा कीजिए। हम जितनी खुशियाँ बांटते हैं उतनी खुशियाँ बढ़ती है। इसलिए इस सेशन को, इस वीडियो को आप शेयर करें दोस्तों के साथ और खुशियाँ बटोरें और खुश रहें। धन्यवाद।